नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी का शव एक लॉज के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने इसे संदिग्ध आत्महत्या का मामला बताया है। वहीं आनंदू ने अपने अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वह लंबे समय से अवसाद और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनकी वजह उन्होंने बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्यों द्वारा किए गए कथित यौन शोषण को बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कई सदस्यों और एक व्यक्ति एनएम ने उनके साथ बचपन में बार बार दुर्व्यवहार किया था। आनंदू ने अपने सुसाइड नोट में आरएसएस को घृणा और दुर्व्यवहार का स्रोत बताया और चेतावनी दी कि कोई भी बच्चे को ऐसे संगठनों में ना भेजे। उनकी मौत के बाद सीपीआईएम और डीवाईएफआई यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुलिस से आरोपों की गहन जांच की मांग की है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की 23 वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना शुक्रवार रात को कॉलेज परिसर के बाहर हुई, जब छात्रा अपनी सहेली के साथ खाना लेने गई थी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की हालत स्थिर है और उसकी मां उसके साथ है। शिकायत के अनुसार छात्रा को कुछ लोगों ने जंगल में घसीट कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे मार देंगे। उन्होंने उसका मोबाइल और 5,000 रुपए भी लूट लिए। इस घटना के विरोध में कॉलेज छात्रों ने प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार से 5 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इस बीच भाजपा ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि मंत्री शशि पांजा ने मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर कड़ी रस्साकशी चल रही है। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी के नेतृत्व को अपनी पसंदीदा सीटों की लिस्ट सौंप दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह चिराग पासवान की पार्टी के लिए अपनी सिटिंग सीट सिकंदरा इमामगंज नहीं छोड़ेंगे। मांझी की लिस्ट में बाराचट्टी, इमामगंज, सिकंदरा, मखदूमपुर, कुटुम्बा, कस्बा, बोधगया, अतरी, गुरारू, पखरी, सिमरी और बख्तियारपुर जैसी सीटें शामिल है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कहा है कि राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए उसे कम से कम 8 सीटें जीतनी जरूरी है, इसलिए पार्टी को कम से कम 15 सीटें दी जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और भारत के लिए नए नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इसे अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। गोर ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस की एक फोटो भी भेंट की, जिस पर ट्रंप ने लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर गोर का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनका कार्यकाल भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करेगा। गौर की यह 6 दिवसीय भारत यात्रा सीनेट से उनके नाम की पुष्टि के बाद पहली औपचारिक यात्रा है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। हालांकि हालिया मोदी ट्रंप की फोन वार्ता और गौर की यात्रा से रिश्तों में सुधार की उम्मीदें बढ़ी हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान दिए गए बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करार दिया। संयुक्त बयान में अफगानिस्तान ने अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति एकजुटता जताई थी। इससे पहले काबुल में हुए धमाकों के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया था और उसे चेतावनी भी दी थी। मुत्तकी ने भारत में कहा कि पाकिस्तान को गलती दोहरानी नहीं चाहिए, मसले वार्ता से सुलझ सकते हैं, युद्ध से नहीं। यह 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद किसी अफगान मंत्री का पहला भारत दौरा है। हालांकि भारत ने तालिबान सरकार को भी औपचारिक मान्यता नहीं दी है। दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास में शुक्रवार को हुए तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। यह फैसला तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने खुद लिया था, जिसका दूतावास के कर्मचारियों ने विरोध किया। दूतावास में अभी भी पूर्व अशरफ गनी सरकार के प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिन्होंने पहले ही तालिबान की इस प्रेस वार्ता को वहां न करने की सलाह दी थी। वहीं विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस कार्यक्रम में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने अफगान पक्ष को महिला पत्रकारों को शामिल करने की सलाह दी थी। विपक्ष ने इसे महिलाओं का अपमान बताया।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। भारतीय महिला प्रेस कोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिका की संघीय अपील कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन इलिनॉइस में नेशनल गार्ड तैनात नहीं कर सकता। शिकागो स्थित 7वीं सर्किट अपील कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह बल फिलहाल संघीय नियंत्रण में रहेगा। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखा है जिसमें शिकागो क्षेत्र में नेशनल गार्ड की तैनाती को रोक दिया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसी तैनाती नागरिक अशांति को बढ़ा सकती है और आग में घी डालने जैसा कदम होगा। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही के महीनों में लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी और ओरेगन के पोर्टलैंड जैसे डेमोक्रेटिक शासित शहरों में भी नेशनल गार्ड तैनात किए थे। यह फैसला ट्रंप की कानून व्यवस्था पर सख्त रुख की नीति के लिए एक झटका माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि यह कदम अमेरिका की टकराव वाली व्यापार नीति का हिस्सा है। दरअसल ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह चीन के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर नए निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे जो 1 नवंबर से लागू होंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस महीने के अंत में होने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक रद्द की जा सकती है। वहीं चीन ने अपने निर्यात नियंत्रण उपायों को वैध बताते हुए कहा कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ वार्ता को मजबूत करने के लिए तैयार है। बीजिंग ने कहा है कि सितंबर से अमेरिका के आर्थिक दबाव ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक माहौल को कमजोर कर दिया है। बांग्लादेश की सेना ने शनिवार 11 अक्टूबर को बताया कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में कथित मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जांच के तहत 15 सेवारत अधिकारियों को हिरासत में लिया है। सेना के मेजर जनरल मोहम्मद हकीमुज्जमा ने बताया कि 16 अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था, जिनमें से 15 ने पालन किया, जबकि मेजर जनरल कबीर अहमद, जो हसीना के सैन्य सचिव थे, फरार हैं। सेना ने कहा कि उन्हें विदेश भागने से रोकने के प्रयास जारी हैं। हिरासत में लिए गए अधिकारियों में 2 मेजर जनरल, 6 ब्रिगेडियर जनरल और कई कर्नल व लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। यह कार्रवाई बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद हुई, जिसमें शेख हसीना और 30 अन्य को 2009 से 2024 के दौरान राजनीतिक असंतुष्टों के अपहरण और यातना के मामलों में आरोपी बनाया गया है। सेना ने कहा कि सभी कानूनी कार्रवाई देश के संविधान और कानून के अनुसार होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हिंसक झड़पों में तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार अफगान सीमा पर हुई ताजा झड़पों में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। लड़ाई बहरामचा जिले के शाकिज, बीबी जानी, सालेहान और पख्तिया प्रांत के अरयूब जाजी इलाके में सबसे ज्यादा तेज रही। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खोवर आजमी ने कहा कि यह पाकिस्तान द्वारा अफगान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का जवाब था और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा दोहराया गया तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। अफगान सेना ने दावा किया कि नंगरहार और कुनार में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तानी चौकियों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा। वहीं कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सीमा संघर्षों में से एक है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.